आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर। कुछ नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और उसके बाद ही उन खबरों की तफसीलात भी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर में उत्तरकाशी के अंदर जो बादल फटने से तबाही हुई है उसका मंजर आज भी जिस तरह से वहाँ के हालात बने हुए हैं, वहां पर सैकड़ों लोग अब भी बताए जा रहे हैं कि लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ रहा है क्योंकि मौसम अभी भी वहां पर खराब है। तफसीलात हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला की बयान की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि 40 सियासी जमातों को खत लिखा है, जो एमपीज हैं उन्हें खत लिखा है कि रियासती दर्जे की बहाली के अंदर ऐवान के अंदर उनसे गुजारिश की है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को जो रियासती दर्जा है बहाल करने के लिए वो कोशिश करें। उसके साथ साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी पीडीपी पर एक बार फिर उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लिए बाइस मुसीबत है और जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है उसके जिम्मेदार पीडीपी है। उसके साथ साथ ही अगली खबर, ललहाल काकपुरा के अंदर 350 किलो सड़ा हुआ और गैर मयारी गोश्त बरामद हुआ है, जिससे बाद में जाया कर दिया गया है। श्रीनगर के बाद ही जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अंदर एक और बड़ी कार्रवाई। इसके बाद अगली बड़ी खबर, कुलगाम के अंडर एनकाउंटर का आज छठा दिन है और आज भी वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है और फोर्सेस की जानिब से एक वसी इलाके को अब मुहासरे में लिया गया है। तफसीलात हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ ही आखिर पर एक और बड़ी और अहम खबर कि एससीओ इजलास के अंदर जो शंघाई ताउन तंजीम है इस साल चीन के अंदर जो हो रहा है उसमें पीएम मोदी अब शिरकत करेंगे। क्या कुछ तफसीलात है हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर उत्तरकाशी के अंदर जहां पर बादल फटने के दौरान ही सैलाब और सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग अब भी वहां पर लापता है। कुछ अफराद की जान भी चली गई है। अभी तक 4 लोगों के जान बाग होने की तस्दीक हो चुकी है। 9 फौजी जवान वो भी लापता है, उस सैलाब में वो भी दबे हुए हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं क्योंकि सैलाब की वजह से जो फौजी कैंप है वो उसके नीचे दब गया और 100 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इतला मौसूल हो चुके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर गुज़श्ता रोज बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। फौजी कैंप, हेलीपैड और आसपास के देहात इस कुदरती आफत की जद में आ गए हैं। सराय के मुताबिक अब तक 4 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा अफराद लापता है। फौज, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू में मसरूफ है, मगर खराब मौसम और जमीन खिसकने के सबब जो इमदादी काम है उसमें दुश्वारियां हो रही हैं। फौज की 14 राजपूतना राइफल्स की यूनिट हर्षल इलाके में तैनात थी, जिसका कैंप भी बादल फटने की जद में आया है और उससे मुतासर हुआ है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि पानी और मलबा अचानक कैंप में दाखिल हो गया, जिससे 11 जवान लापता हो गए थे, जिनमें से 2 को बाद में बचा लिया गया है, जबकि 9 जवानों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। और अब तक फौज की जानिब से तकरीबन 20 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। हर्षल हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड है वो मुकम्मल तौर पर बह चुका है, जिसकी वजह से फिजाई रास्ते से बचाव का काम फिलहाल मुमकिन नहीं हो रहा है। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा और चट्टानें गिरी हैं, जिससे जमीनी रास्ता भी बंद हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो उत्तरकाशी के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जहां पर जो तबाही हुई है बादल फटने के साथ ही कुछ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौसम खराब है और मौसम खराब होने से रेस्क्यू में फिलहाल दुश्वारियां पैदा हो रही है। मकामी जो नदी नाले हैं उनमें पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हुआ है और ऐसे में इंतजामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो इन नदी नालों के नजदीक ना जाए। मुसलसल बारिश के बायस भारी मशीनरी ताहाल जाए वो खुद तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एनडीआरएफ हुकाम का मानना है, क्योंकि एक तो मौसम खराब है, दूसरा लैंडस्लाइडिंग का ज्यादा खतरा बढ़ गया है और जहां भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर लैंडस्लाइडिंग होती है, उसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारियां पैदा हो रही है।
मकामी इंतजामिया का कहना है कि मलबे में दबे अफराद की शिनाख्त के लिए अभी कोई जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है कि कौन कहां पे उस मलबे के नीचे है या कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके साथ ही जो पूरा इलाका था, होटल थे, वहां पर रिहायशी मकान थे, वो उसकी जद में आ गए थे, जिसकी वजह से पूरी तबाही हुई थी। और उसके साथ साथ ही कई दीगर इलाकों के अंदर भी जो राबता सड़कें हैं वो भी तबाह हो चुकी है। रियासती हुकूमत की जानिब से इजलास भी तलब कर लिया गया है। फौजी इमदाद बढ़ाने के लिए मजीद दस्ते भी इलाके की तरफ रवाना कर दिए गए हैं और उत्तरकाशी के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसकी जो गूंज है वो आज ऐवान के अंदर भी सुनाई दी गई। वहां पर भी आज इस मामले को उठाया गया है कि किस तरह हालात उत्तरकाशी के अंदर बने हुए हैं। मुतासरा इलाकों में अब भी हालत जो वो है वो इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते आगे बात अब वज़ीर आज़म मोदी की करते हैं, क्योंकि अब शंघाई ताउन तंजीम के लिए जो इजलास हो रहा है 31 से 1 सितंबर तक, उसमें वो शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के शहर तियानजिन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वो शिरकत के लिए रवाना होंगे। और ये 2019 के बाद पीएम मोदी का चीन का पहला दौरा होगा। और 2020 के अंदर जब चीन और भारत के दरमियान जो गलवान के अंदर जो हालात बने हुए थे, जहां पर 20 फौजी जवान जाँ बाग हुए थे, उसके बाद ही दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात थे वो कशीदा थे। और उसके बाद ही ये वज़ीर आज़म का चीन का पहला दौरा होगा। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म 30 अगस्त को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पहुंचेंगे और उसके बाद ही वो चीन भी पहुंचेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और एससीओ के दीगर रुकन ममालिक के लीडर शिरकत करेंगे। और इससे पहले आपको बताते चले कि 10 रुकनी ग्रुप के वज़राए खारजा की भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सरबराह इजलास की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। और वज़राए खारजा के इजलास में भारत की तरफ से वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से शिरकत की गई है। और ये जो एससीओ इजलास है इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो वज़राए खारजा की जो मीटिंग हुई थी उनके वज़राए खारजा ने इस मीटिंग में शिरकत की है। और शंघाई ताउन तंजीम का समिट चीन के शहर तियानजिन में मुनक्कद हो रहा है, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ये एससीओ के क़याम के बाद से अब तक का सबसे बड़ा समिट होगा। चीन का दौरा वज़ीर आज़म का 2020 में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ मामला हुआ था गलवान के अंदर फौजी झड़प के बाद, ये उनका पहला दौरा होगा। और एससीओ में मोदी की जो ज़ाती तौर पर शिरकत है ये 2022 के बाद उनकी पहली है और हिंदुस्तान के लिए इस ग्रुप की उभरती हुई अहमियत की तरफ इशारा करेगा। और ये दौरा इस सिलसिले में एक मस्बत माना जाता है जो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बातचीत का भी एक मौका फराहम करता है। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो आखिरी मुलाकात है वो गुज़श्ता साल अक्टूबर के दौरान 2024 में काजान के ब्रिक्स सरबराही इजलास में हुआ था मुलाकात दोनों लीडरान के दरमियान। और ये दौरा जो इस वक्त होगा पीएम मोदी का, ये दौरा रूस से तेल की खरीदारी के बारे में यूरोपीय यूनियन के बढ़ते हुए दबाव और नई दिल्ली और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की आयद करदा टैक्स के बारे में भारत के दबाव के साये में भी होगा और इसलिए भी ये अहम माना जाता है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने 40 जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के जो एमपीज़ हैं ऐवान के अंदर, उन्हें एक ख़त लिखा है रियासती दर्जे की बहाली को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कदम न उठाया तो अदालत को खुद इसमें मुदाखलत करनी होगी, इस पर कार्रवाई करना होगा। ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा है कि 40 सियासी जो जमातें हैं
क्योंकि उनके एमपीज ऐवान के अंदर है, उन्हें ये खत लिखा गया है, उनसे मुदाखलत करने की अपील की गई है। और ऐवान में रवां सेशन जो मानसून इजलास इस वक्त चल रहा है, उसमें बिल लाने पर खत में उसकी अपील की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने उन तमाम सियासी जमातों जिनके पार्लियामेंट में बड़ी तादाद में मेंबर है, खत लिखा है ताकि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत करें। और उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का वादा किसी एक फर्द या पार्टी से नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खुद पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने किया है, जो कि अभी तक मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन के इनेकाद के लिए अदालत उस्मा ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती तो शायद आज वो वजीर आला नहीं होता। उनका कहना था कि अगर हुकूमत रियासती दर्जा बहाल नहीं कर रही है तो ये काम अदालत को करना चाहिए। तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी होगी 8 तारीख। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इलेक्शन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती, शायद आज मैं वज़ीर आला की हैसियत से आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा होता। आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। बंगाल भी गए, गुजरात कितना होता है कि टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। अब तादाद तो बढ़ रही है। जो 22 अप्रैल के हमले के बाद हालात थे वो हालात है नहीं। यात्रा भी ठीक रही, कोई 4 लाख के करीब यात्री जो हैं उन्होंने बालतल और पहलगाम से यात्रा जो है पूरी मुकम्मल की और हालात यात्रा के दौरान ठीक रहे। अब हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा आना शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर में लोगों की मेहमान नवाजी का फ़ायदा लेंगे। उत्तराखंड में आपने जिक्र कश्मीर भी ऐसे ही भारी ज़्यादा ये तो खतरा है। आपने पिछले दिनों देखा रामबन में क्या हुआ, रामबन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह मौसम के हालात बदल रहे हैं, जिस तरह हम जंगलों की जो है जंगलों को हम साफ़ कर रहे हैं, जिस तरह हम पहाड़ों को काट रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी इस तरह का खतरा है और इसका हमें ख्याल ज़रूर रखना होगा। उत्तराखंड में जो हुआ हमें बहुत अफसोस है और हम उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की हुकूमत के साथ बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर पीडीपी पर इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात है उसकी वाहिद जिम्मेदार पीडीपी जमात है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो 8 अगस्त के अंदर अदालत उज़्मा के अंदर जो समाअत होनी है वो सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो पीडीपी जमात है वो बाइस अज़ाब बनी हुई है, बाइस मुसीबत बनी हुई है और बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर लाने वाली जो पार्टी है
वो पीडीपी है और पीडीपी तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी की वजह जो है वो पीडीपी ही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोगों के जो आज के जो मुश्किलात हैं, रियासती दर्जा ख़त्म करना, ये जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका में तब्दील करना जम्मू कश्मीर को एक रियासत को, उसकी ज़िम्मेदार भी पीडीपी ही है। नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं है। तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है वो क्या हमें बोलेंगे। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी कि हमारे साथ इश्तराक करके अब हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। इसे लाया, वो जिम्मेदार है। आज हमको आज कहते हैं, अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है और इंशाल्लाह आगे भी गर्क करेगा। बढ़ते आगे बात अब पुलवामा की करते हैं। श्रीनगर के बाद अब पुलवामा के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर सड़ा हुआ गोश्त और उसके साथ साथ ही गैर मयारी गोश्त, जो 350 किलोग्राम गोश्त को बरामद किया गया है, जिसके बाद ही उसे ज़ाया कर दिया गया। इससे कबल श्रीनगर के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई इसी तरह फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है। और अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पुलवामा के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई की है। ललहारा काकापुरा के अंदर 350 किलो सड़ा हुआ गोश्त ज़ाया कर दिया गया है। और जो गोश्त है वो पहले पांपोर हाईवे के करीब बरामद कर लिया गया है। इससे कबल श्रीनगर के अंदर 1200 किलो सड़ा हुआ गोश्त बरामद हुआ था, जिसके बाद ही उसे ज़ाया कर दिया गया है। अब पुलवामा के अंदर भी ये नेशनल हाईवे जो पांपोर है उसे बरामद कर लिया गया वहां पर, जिसके बाद ही ललहारा काकापुरा के अंदर उसे ज़ाया कर दिया गया है। पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलकर ये कार्रवाई की है। ललहारा काकापुरा में कम से कम 350 किलोग्राम सड़ा हुआ गैर मयारी गोश्त जब्त करके ज़ाया कर दिया है, जो पांपोर हाईवे के करीब पहले बरामद हुआ है। ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई में तेज़ी लाते हुए खबरदार किया कि इस किस्म के गोश्त की खरीद व फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर भारी जुर्माना और सजा भी आयद की जाएगी। ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी तरह की कार्रवाई के श्रीनगर के अंदर भी देखी गई थी चंद रोज कबल, जहां पर 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त वो बरामद हुआ था, जो कि मुख्तलिफ होटलों और दुकानों को सप्लाई किया जाता था। उसे बरामद किया गया था, जिसके बाद ही उसे ज़ाया किया गया। तो पिछले चंद दिनों से हमने इस किस्म के लोगों पे, जो ये बाहर से गोश्त लाते हैं, मीट लाते हैं या मीट के प्रोडक्ट्स लाते हैं या चिकन लाते हैं, चिकन के प्रोडक्ट्स लाते हैं, हमने जो इन पर दबाव डाला उसी की ये आज कड़ी है जो आपने खुद कवर की, कि किसी बंदे ने इस किस्म का गोश्त जो बाहर से आता है उसको बाहर यहाँ पामपुर के नज़दीक वहाँ फेंका था। तो ये SHO साहब ने अलॉन्ग विद देयर टीम और जो हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर है कंसर्न, मिल के इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने उसको यहाँ पे लाया और प्रॉपरली, अब आपने भी देखा कि हमने उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। तो ये जो इस किस्म का मीट बाहर से आता है अनरेगुलेटेड तरीके से, जो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हुआ होता है, इसके खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो हमारी जो जो ऊपर के अथॉरिटीज़ हैं उनकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ सच काइंड ऑफ फूड आर्टिकल्स। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कल भी निकले थे, एक कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा सारिफ है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचे। पर्टिकुलरली जो इस किस्म के खाने हैं, देखिए मैं आपको एक ये इंपॉर्टेंट बात आज के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं या चिकन एंड चिकन प्रोडक्ट्स हैं, हाईली पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे, -18 का जो टेम्परेचर है उसमें नहीं रखेंगे, उसका जो आसपास चाहे कोई 90 रखे, -20 रखे, उस टेम्परेचर में नहीं रखेगा, तो ये जो इस किस्म के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ये ख़राब हो सकते हैं, तब ये हमारी सेहत के लिए मुज़र बन सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो इस किस्म का कारोबार करते हैं कि
ये रेगुलेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से ये काम करें, वरना जो हमने मुहिम छेड़ी हुई है इनका भी यही अंजाम होगा खुद ब खुद। एक तो ये है कि जब हम इनको पकड़ेंगे और उसमें भी हम तहकीकात करेंगे, वी विल सी विच पार्टी इज कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड। हम इसमें तहकीकात में अभी एस साहब से बात कर रहा था, हम इसमें तहकीकात करेंगे, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं, अगर उन्होंने रेगुलेट अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, और हमें ये सर्टिफिकेट। तो नाजरीन, बढ़ती आगे बात अब श्रीनगर की करते हैं, जहां पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने धोखा दिया, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, 2 अफराद को एक शिकायत कुनंदा से मुख्तलिफ डिपॉजिट स्कीमों में सरमायाकारी के बहाने धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त माजिद नज़ीर नजार जो कि बटमालो श्रीनगर का रहने वाला, और दूसरा मुबारक अहमद रहतर जो कि गुलशन नगर गुलपोश कॉलोनी श्रीनगर का रहने वाला, उनके बतौर उनकी शनाख्त हुई है। इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जो बयान जारी कर दिया गया है उनके मुताबिक मुल्ज़िमा ने आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC इंश्योरेंस कंपनियों में सरमायाकारी पर ज़्यादा मुनाफा का झांसा देकर शिकायत कुनंदा को डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स फराहम किए। ताहम तस्दीक के दौरान ये सर्टिफिकेट्स जाली और जालसाजी पर मबनी पाए गए हैं और मुल्ज़िमान ने खुद को मुख्तलिफ मालियाती इदारों के मजाज नुमाइंदे और एजेंट जाहिर किया और शिकायत कुनंदा को सरमायाकारी पर आमादा किया, जिसके बाद ही जब तहकीकात हुई तो तहकीकात के दौरान मुल्ज़िमान के मुलविस होने के पुख्ता शवाहिद मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे मजीद पूछताछ जारी है। जबकि इस सिलसिले में जो क्राइम ब्रांच कश्मीर है, उन्होंने अवाम से अपील की है कि किसी भी माली सरमायाकारी से कबल मुतलका इदारे की मुकम्मल तस्दीक ज़रूर करें और किसी के झांसे में न आए। तो नाज़रीन, फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।